Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is the four realms of the earth. And what we are going to read in this chapter about the lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. As far as we know, the earth, our home, is the only planet in the solar system which supports life. It is therefore a unique planet. Everyone knows earth is a unique planet. क्यों? क्योंकि अर्थ पर ही life possible है. ठीक है. The three main components of the earth are water, air and soil. They are not only in contact with each other but are also interactive and interdependent. तीनों आपस में एक दूसरे पर interdependent हैं. Life exists only where ये तीन component interact, जहाँ पर ये तीन component मिलते हैं. The earth system consists of four major subsystems and they are shown as domain or realms, and these are lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. अर्थ पर ये सारी चीज़ें इंटरेक्ट करती हैं, इसीलिए इसको टोटली लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट कहा जाता है. नाउ वन बाय वन ये हम रियाम पढ़ेंगे. फर्स्ट है लिथोस्फेयर. लिथो का मतलब क्या है? रॉक. स्फेयर मतलब जगह. ठीक है. तो लिथो क्या है? एक सॉलिड रॉक या सॉइल, यानी द सॉलिड आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ कंपोज्ड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर. यानी हम जहाँ रहते हैं, जमीन जो है जहाँ हम खड़े हैं, ठीक है, दिस इज लिथोस्फेयर. इट इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ लैंड मासेस, चाहे वो माउंटेन है, हिल है, वैलीज हैं, जितनी भी अर्थ है, जितनी भी लैंड है, दैट इज इंक्लूडेड इन लिथोस्फेयर. इट कवर्स अबाउट 29% ऑफ द अर्थ टोटल सरफेस एरिया. ठीक है. 71% क्या है? वाटर है. 29% जो अर्थ सरफेस एरिया है वो सारा किस में आता है? आपका लिथोस्फेयर में. फाइन. Now the large land masses on the earth are called continent, और जो large water bodies होते हैं उनको क्या कहते हैं? Ocean. फर्स्ट हम रीड कर रहे हैं कॉन्टिनेंट. दिस इज द मैप ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन. ये आपको सारा मैप जो है बच्चे ये आपको याद होना चाहिए. कितने कॉन्टिनेंट हैं, कितने ओशियंस हैं, कहाँ पर कौन सा कॉन्टिनेंट है, कहाँ पर कौन सा ओशियन है. नाउ कॉन्टिनेंट्स, दे आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ. कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. A greater part of the total land mass lies in the northern hemisphere, making it the land hemisphere. ज़्यादातर जो लैंड का पार्ट है वो कौन से हेमिस्फेयर में है? इक्वेटर से ऊपर है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, यानी लैंड हेमिस्फेयर भी हम इसको कह सकते हैं. एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. Europe and Asia are a continuous landmass separated by the Ural Mountains and Ural River and the Caspian Sea. They are sometimes considered as a single continent, that is Eurasia. कई बार हम यूरोप और एशिया ये एक साथ जुड़े हुए हैं, that is यूरोप, that is एशिया. ठीक है. सिर्फ बीच में Ural माउंटेन है, Ural रिवर है जो उसको सेपरेट करती है, तो इसको इकट्ठा टुगेदर हम इसको क्या कह देते हैं? यूरेशिया. फाइन. Africa is the second largest continent which is separated from Asia by the Suez Canal. North and South America were once a single landmass, लेकिन now being they are separated by Panama Canal. North America अलग हो गया है and South America अलग हो गया है. North America is the third largest continent. Antarctica is centered around the South Pole. Antarctica कहाँ है आपका? South Pole के पास है. ठीक है. Here is the Antarctica and now North America is the third largest continent. Antarctica is centered around the South Pole. It is permanently covered under a thick sheet of snow. क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है यहाँ, हमेशा स्नो से कवर रहता है, इसीलिए इसको वाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है. किसको? अंटार्कटिका को. ठीक है. इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट जहाँ पर कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है. सिर्फ एक्सप्लोरर जो है वो एक्सप्लोर करने जाते हैं, यहाँ पर कोई लाइफ सेटलमेंट नहीं है. ऑस्ट्रेलिया इज also known as the island continent. It is the smallest continent. ठीक है. ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है. नाउ सेकंड हम बात कर रहे हैं हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर 71% क्या है हमारे पास? वाटर है अर्थ पर. ठीक है. पूरा पानी मिलके, चाहे वो लेक्स की फॉर्म में है, सीज की फॉर्म में है, गल्फ, बे, ओशियन, सीज, जो भी सारी चीज़ें जहाँ पर भी पानी है, वो टोटल 71% आपका क्या बनाता है? हाइड्रोस्फीयर. ओके. तो इसमें जो 7 कॉन्टिनेंट हैं वो अलग अलग ओशियन से क्या हैं? सेपरेटेड हैं. ओशियन क्या है आपके? बड़े बड़े ओशियन है. कितने ओशियंस हैं? 5 ओशियंस हैं. ओके. एंड
now the ocean floor is generally flat, but at some parts of the ocean floor, deep trenches are also found. The Mariana Trench in the Pacific Ocean is such an example. ओशियन जो है ये एक क्या है, लगातार पानी है, ठीक है, ओशियन फ्लोर है, लेकिन कहीं कहीं पर बहुत बड़े ट्रेंचेस भी हैं, जैसे कि मरीना ट्रेंच जो है पैसिफिक ओशियन में, दैट इज द एग्जांपल. दे आर 5 मेजर ओशियन. कौन कौन से हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज? फर्स्ट इज Pacific Ocean, second is Atlantic Ocean, third is Indian Ocean, fourth is Southern Ocean, and fifth is Arctic Ocean. About 97% of the total water on the surface of the earth is in oceans and less than 1% is fresh water. 97% जो 71% का 97% क्या है आपका खारा पानी है जो ओशियंस की फॉर्म में है, ठीक है. बाकी का सिर्फ 1% ही जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है. बाकी गैसियस फॉर्म में है. फाइन. द टेम्परेचर ऑफ द ओशियन वाटर इज जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोलर रीजन. जैसे जैसे इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो ओशियन का टेम्परेचर है ओशियन वाटर का वो डिक्रीज होता जाता है. द डिक्रीज इज नॉट यूनिफॉर्म ड्यू टू वार्म एंड कोल्ड ओशियन करंट. अब ये डिक्रीज जो है ये फिक्स नहीं है, क्योंकि ऐसे करंट आते हैं, ओशियनिक करंट हैं जो वार्म एंड कोल्ड, आगे पढ़ोगे आप, ठीक है, उसके कारण टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहता है. नाउ द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट साइड्स ऑफ द ओशियन ऑन द सेम लैटिट्यूड इज ड्यू टू प्रिवेलिंग विंड्स. द टेम्परेचर ऑफ द ओशियन वाटर ऑल्सो डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डेप्थ. नाउ टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर ऑल्सो डिक्रीजेज. जैसे जैसे गहराई में जाओगे वैसे वैसे पानी का टेम्परेचर जो है वो क्या होता जाएगा, डाउन होता जाएगा. ओशियन वाटर जो है वो फ्रेश वाटर नहीं होता, आप सबको पता है, सलाइन टेस्ट होता है, वो खारा पानी होता है, ठीक है, तो पीने लायक नहीं होता. एंड द प्रेजेंस ऑफ सोल्ट इन सी वाटर अफेक्ट इट्स टेम्परेचर, डेंसिटी, करंट्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नाउ डू यू नो the average depth of the ocean water is about 3,800 meters, while the average height of the land is about 840 meters. The greatest depth in the ocean is at Mariana Trench. ये याद होना चाहिए, सबसे greatest depth point है ये Mariana Trench on the eastern side of the Pacific Ocean. It is about 11,022 meter deep. नाउ नेक्स्ट इज वाटर ऑफ ओशियन. ओशियन वाटर जो है वो कैसा होता है, वो हमेशा मूव करता रहता है. 3 मेजर मूवमेंट होती है ओशियन वाटर में, दैट आर वेव, टाइड एंड करंट. टाइड्स क्या होते हैं? टाइड्स आर पीरियोडिक राइज एंड फॉलिंग ऑफ द वाटर, राइज एंड फॉलिंग ऑफ द वाटर, ठीक है, caused by the gravitational attraction of the moon and the sun acting upon the rotating earth. waves क्या होता है? Waves are the rising and falling movement of the oceanic water, surface sea water caused by the force of the wind. हवा के कारण जो होता है वो waves होती है, लहरें, ठीक है. हवा के कारण जो movement होती है rising and falling of the oceanic water, that is waves. Gravitational attraction of the moon and the sun acting upon the rotating earth, उसके कारण क्या होता है, जो fall and rise होता है वो होता है tide. And currents क्या होते हैं? Currents are the horizontal movements of sea water caused by many factors including wind या earth movement है या earthquake है, उसके कारण जो आती है that is currents. Fine. Now next is atmosphere. एटमोसफेयर क्या होता है? एटमोसफेयर द लेयर ऑफ एयर जिसमें हमारी गैसेस प्रेजेंट हैं. द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग अस, सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफेयर. The layer of air is thicker near the surface of the earth. It goes on thinning out up to a height of 1600 km above mean sea level. About 97% of the air is found within the height of 30 km from the earth surface. उसके बाद जो है वो gases क्या होती जाती हैं? कम होती जाती है. Air जो है वो कम होती जाती है. And it merges gradually with interplanetary space. Though the density of air decreases with height, the temperature of the atmosphere first decreases with height only up to a certain limit, then उसके बाद increase होने लग जाता है. जैसे हम height पर जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज होता है, वहाँ पर कम होता है. अब दिल्ली में हम हैं, अगर शिमला जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? वहाँ पे कम होगा, लेकिन कुछ हाइट तक ही ऐसा होता है. जब कुछ हाइट से अबव जाते हैं तो टेम्परेचर फिर से इंक्रीज होना शुरू कर देता है. एटमॉस्फेयर मेंटेन्स अ फेयरली इवन टेम्परेचर ऑन द अर्थ ड्यूरिंग डे एंड नाइट. नेक्स्ट इज
कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर किससे मिलके बना है? एटमॉस्फेयर एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, डस्ट पार्टिकल है। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ 78%, यानी मोस्ट अबेंडेंट गैस कौन सी है? सबसे ज्यादा गैस एटमॉस्फेयर में कौन सी होती है? नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78%। ठीक है, उसके बाद 21% क्या है? ऑक्सीजन, एंड 1% ऑफ आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज। द एटमोस्फेरिक गैसेज आर एसेंशियल फॉर लाइफ। नाइट्रोजन जो है वो जैसे सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत जरूरी होती है, प्लांट ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन जो है दैट इज द इम्पोर्टेंट गैस। ऑक्सीजन जो है वो हम ब्रीथ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स के लिए नेसेसरी होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, और हमारी अर्थ को वार्म भी रखती है। A very small quantity of another gas called ozone is found in the atmosphere. Ozone protects us from certain harmful rays present in the sunlight. Ozone layer आपने सुना होगा, एक छोटी सी गैस है, ये बहुत कम क्वांटिटी में गैस मिलती है जो हमारे अर्थ को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है सन के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से। Apart from these gases, there are many other which are found in even smaller quantities, but all of them are important. सारी gases जितने भी जरूरी हैं, वो सारी जितनी भी gases हैं, चाहे वो छोटी कम quantity में है, smaller quantity में है, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है। water vapor जो है atmosphere में, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा necessary है, क्योंकि अगर water vapor नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, snowfall नहीं होगी। Fine? Now layers of atmosphere. लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, अब कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री फिक्स नहीं है एटमॉस्फेयर में आउटर स्पेस के बीच में, तो हमने क्या किया है? एटमॉस्फेयर की लेयर को डिवाइड कर लिया है। अप्रोक्सीमेटली द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू 1600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। उसके बाद स्पेस आ जाता है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर, second is stratosphere, third is mesosphere, fourth is thermosphere and fifth is exosphere, and these layers vary in thickness, अलग अलग इनकी thickness होती है। Fine? Now importance of the atmosphere, क्यों जरूरी है एटमॉस्फेयर हमारे लिए? एक तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस होती है जो क्या है? लाइफ गिविंग गैस है, जिसके बिना हम जी नहीं पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे। उसके कारण जो बर्निंग प्रोसेस है वो भी ऑक्सीजन के कारण ही होता है। ठीक है, एज मैंशनड अर्लियर, एटमॉस्फेयर हैज वाटर वेपर। वाटर वेपर के कारण क्या होता है? वेदर फिनोमिना होता है, जिसके कारण बारिश होती है, स्नोफॉल होती है। और एटमॉस्फेयर जो है हमारे लिए एक ब्लैंकेट का काम करता है, विच एक्ट लाइक अ ग्लास हाउस एंड कीप द अर्थ वार्म। इट अलाउज द sun radiation to heat the earth, but it does not allow all the incoming solar heat to return to space immediately. This phenomena is called greenhouse effect. हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एक ग्लास हाउस की तरह काम करता है, यानी ब्लैंकेट ऑफ एयर। सन की सारी रेज हमारी अर्थ पर नहीं आती, जो हार्मफुल रेज हैं वो उनको वापस फेंक देता है। ठीक है, तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। The atmosphere protects us from the harmful solar radiation, especially ultraviolet rays of the sun because of the ozone layer. Unequal rays because it has ozone in the stratosphere. Unequal heating of the atmosphere on the earth causes difference in temperature and pressure. When air moves in a horizontal direction from an area of high pressure to an area of low pressure, it is called wind. Wind लाने में atmosphere जो है वो help करता है। ठीक है, This result in flow of air from areas of high pressure to low pressure. तो हर जगह का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा साउंड ट्रैवल करने के लिए, अगर हम बोलते हैं दूसरे तक कैसे सुनता है? बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो साउंड भी ट्रैवल नहीं कर पाएगी। नाउ डू यू नो, ट्रोपोस्फेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्योंकि ऑल द अर्थ्स वेदर इज जनरेटेड इन दिस जोन। सेकेंड, इट कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल द वाटर वेपर एंड all the total gaseous mass of the atmosphere. जितने भी water vapor है and 1/4 of the total gaseous mass of the atmosphere, ये किस में आता है? आपके ट्रोपोस्फेयर में। फाइन, नेक्स्ट है बायोस्फेयर। बायो का क्या मतलब है? बायो का मतलब है लाइफ।
The part of the earth in which all forms of life exist is called biosphere. बायोस्फीयर में हर तरीके की लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर तीनों मीट करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, सारी चीज़ें मिलके आपकी क्या बनाती हैं, बायोस्फीयर. द बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन एलिमेंट: ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, plants and microorganisms. These 4 elements are interdependent. There is also a continuous interaction between these elements. Life यानी life अर्थ पर 4 फॉर्म में पॉसिबल है, या तो ह्यूमन बीइंग, या एनिमल, या प्लांट, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और चारों लाइफ जो है, चारों चीज़ें जो हैं, ऑर्गेनिजम्स जो हैं, वो आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं और आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं. द बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ डिस्टिंक्ट एरियाज, ईच विद इट्स on climate, soil and living communities of plants and animal called ecosystem. Living things are interdependent in the biosphere. They are continuously interacting with each other surrounding. For example, animals including human being, उनको क्या चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए, वाटर चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा, हाइड्रोस्फेयर से मिलेगा. There are many other needs such as food and clothing that they fulfill from the lithosphere. Any change in the environmental condition affect all form of life. कोई भी लाइफ में, कोई भी एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज होता है, हर तरीके की लाइफ यानी पूरे बायोस्फीयर को वो अफेक्ट करता है. The animals and plants try to adapt to be changes. Trees shed their leaves where there is a lack of moisture, and animals migrate from one place to another in search of food and water. However, if plants and animals do not survive with the changes, then they become extinct. अगर प्लांट और एनिमल अगर वेदर चेंजेस के साथ सर्वाइव नहीं कर पाते तो वो क्या हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, यानी डिसअपियर हो जाते हैं. ठीक है, जैसे डायनासोरस. ठीक है, जैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ, डायनासोरस वो सर्वाइव नहीं कर पाए और सब क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए. क्या अब हमें डायनासोर कहीं देख सकते हैं, नो. डोडो बर्ड था, ठीक है, एल्बेट्रोस था, ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. ह्यूमन पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो रही है डे बाय डे. ये क्या है, इन्वायरमेंट के लिए एक थ्रेट है. ठीक है, इसके कारण हम पेड़ों को काटते हैं, पॉपुलेशन के घर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पेड़ों को काटते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं फॉरेस्ट का. ठीक है, उन्हें क्या करते हैं, वो एक्सप्लॉइट करते हैं, ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं. तो इससे क्या होता है, इससे जो पूरा इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम जो है, वो डिसबैलेंस हो जाता है. नाउ देर इज़ दिस इज़ द बायोस्फीयर. सारी चीज़ें जितने भी आपके हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फीयर है, जितनी भी लिविंग फॉर्म है, वो सारी चीज़ें कहाँ इंटरेक्ट करती हैं, आपकी बायोस्फीयर में. पॉल्यूशन दूसरा, फर्स्ट कारण था पॉपुलेशन, सेकंड है पॉल्यूशन. पॉल्यूशन के कारण बहुत ज़्यादा जो हमारी लैंड है, वाटर है, एयर है, ये बहुत ज़्यादा हार्म हो रहे हैं, जिससे जो नेचर का बैलेंस है वो गड़बड़ा रहा है. वी शुड लर्न टू एंजॉय नेचर्स गिफ्ट एंड प्रिजर्व दैम in such a way that we can pass these on the coming generations. For this, the environment should be protected and preserved, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन उन चीज़ों को देख पाए. इसीलिए हमें अपने environment को प्रोटेक्ट करना होगा, प्रिजर्व करना होगा. Now, let's recall the chapter. The earth has 3 realms: lithosphere, atmosphere and hydrosphere. The solid outer crust of the earth, composed of rocks and minerals, is called lithosphere. The vast expanse of water on the earth's surface is termed as hydrosphere. The oceans are the large water bodies. Approximately 71% of the earth's total area is covered with water. The biosphere is the narrow zone on the earth where land, water and air meet and interact and create a life, make the earth a unique planet in the solar system. We need to protect the biosphere and preserve it for coming generations. So this is the chapter, bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.